कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज ही में के संगी अब संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो, अब संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। नवा तकनीक नवा ढंग, नवा तकनीक नवा ढंग, नवा ज्ञान लाय अपनाबो। अब संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। भाटा सबो साग के राजा, अमटहा बना ले मसलहा बना ले, भैरता बना के संगी पहुना जेवाले। खेती के ढंग संगी जानबो जनाबो, नवा तकनीक और नवा ढंग ला अपनाबो। हाँ संगवारी हो तुहर मन के स्वागत। संगी आज आप मन ला भाटा के खेती जेला हिंदी में बैगन कहथे कैसे करे जा सकत है, आधुनिक तरीका से ज़्यादा उपज कैसे ले जा सकते, यही विषय में जानकारी देबो। संगी हो तुमन जानता हो कि भाटा एक ऐसे चीज़ है जेना अमटहा बनथे, मसलहा बनथे और एला पहुना साग घलो कहथे। एकर सुक्सी घलो उपयोग होथे, 12 महीना एकर मांग रहीथे, अड़बड़ दिन ले ताज़ा रहीथे। और ये साग ऐसे जेला बाजार में जब भी जाओ तब एकर बढ़िया दाम मिलथे। संगी हो तो एकर आधुनिक ढंग से खेती अगर हम करबो, नया ज्ञान के तरीका से करबो तो हमला भाटा के जोन है तेकर उपज बढ़िया मिली। तो संगी हो ये भाटा के उपज कैसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकत है, कैसे अच्छा से करे जा सकत है, ये विषय में जानकारी देबर आज हमारे बीच में सुश्री पल्लवी सोनी ये जोन है तो उन वस्तु विशेषज्ञ आए कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के, एकरे से जानकारी लेबो। संगी हो मैंने बड़ा सुंदर ढंग से एदे में खड़े हुए देखो भाटा लगाए हुए और बढ़िया उपज ले हुए। तो इखर से हम जानकारी लीन। इखर पहली एक छोटे से संदेश। जैसे कि किसान भाई जानते ही हमारा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो धान का कटोरा के नाम से विख्यात है और यहाँ पे सभी प्रकार के फसलों की खेती करने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इसी तरह से आलू की खेती की बात है तो आलू की खेती भी हमारे संपूर्ण प्रदेश में, चाहे वो बस्तर का पठारी क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो या सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी जगह बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। जहाँ तक मौसम की बात है कौन से समय में करें तो रबी का मौसम जो अपना है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहता है। और एक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खास करके जो मेन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जो पार्ट क्षेत्र है, पार्ट एरिया है, वहाँ पे हम खरीफ के ऋतु में भी खेती कर सकते हैं। जहाँ तक रबी की खेती की बात है किसान भाइयों, तो हमारे यहाँ रबी के मौसम में नवंबर के माह से इसकी खेती स्टार्ट कर देते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं आलू को। और जो हमारे यहाँ का पार्ट क्षेत्र है जैसे कि मेन पार्ट, सामरी पार्ट जो आप लोगों को बता रहा था, वहाँ पे हम इसकी खरीफ में भी खेती कर सकते हैं। जून के बाद जैसे ही हमारे यहाँ पहला पानी आता है उसके बाद हम आलू की खेती का प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे संपूर्ण प्रदेश में इसकी खेती की भरपूर संभावना है किसान भाइयों। बहुत सुगमता से, बहुत अच्छे से इसकी खेती हम कर सकते हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है। और आज के हमारे विशेषज्ञ पल्लवी सोनी जी घलो आगे हुए। तो सबसे पहले ये जानथन हम कि हमारे छत्तीसगढ़ के मौसम, छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ये भाटा के खेती बर कतका उपयुक्त है, या कैसना जलवायु को हम लेकर बर जरूरत पड़ी और कौन समय में एला लगाया जा सकत है, और संगे संग में एला लगाए बर एकर भुइयाँ ला कैसे तैयार करना है। काबर के सबके अलग अलग ढंग से भुइयाँ तैयारी करे जाते, तेमा मांदा बनायल पड़ही का या सीधा बोना है। तो आवा जानथन भूमि के प्रबंधन, जलवायु और मौसम भाटा बर कैसे होना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों। भारत में मुख्यतः जो बैंगन की फसल है उसको जितने चाव से खाया जाता है उससे कहीं अधिक मात्रा में किसान इस फसल को लगाते हैं और इसकी खेती की जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में कई तरीक़ों की किस्मों की बैंगन जो है वो सफलतापूर्वक किसानों के माध्यम से उगाई जाती हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो भारत के लगभग प्रत्येक राज्यों में बैंगन की फसलों का उत्पादन किया जाता है। किसान इसे खेती करते हैं, इसकी खेती करते हैं और अधिक आय कमाते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादकता एवं उत्पादन रिपोर्ट 2019-22 के आधार पर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वह दुर्ग है। इसके बाद क्षेत्रफल के मामले में कोंडागांव शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।
बैंगन जो है वह मुख्यतः गर्म मौसम की फसल होती है। तो गर्म मौसम में ये जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है, इसके लिए जो मुख्यतः रबी का जो मौसम होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा पूरे साल मीन्स 12 महीनों में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसका जो रबी का मौसम है उसके अलावा खरीफ के मौसम में भी एवं वर्षा ऋतु के मौसम में भी इसको लगाया जा सकता है। इसके लिए जो औसत तापमान होता है वह 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। लेकिन अधिक आय अर्जन करने के लिए जो सबसे औसत तापमान जो है, जो इसकी वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल है, वह है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। किस तरीके की मिट्टी का चयन किया जाए? इस बैंगन की फसलों के लिए लगभग हर तरीके की मिट्टी में इसकी बुवाई की जा सकती है। इन फसलों को हर तरीके की मिट्टी में लगाया जा सकता है, बशर्ते कि उस मिट्टी का जो पीएच है, जो आदर्श पीएच है, वह 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। हर तरीके की मिट्टी में इसे लगाया तो जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की जो पहली पसंद है वह रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी बनी हुई होती है, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी में जल्दी उपज देने में सक्षम है अथवा चिकनी मिट्टी में ये अधिक उपज देने में सक्षम होता है। बीजा एखर जो है तेन कौन कौन से वेराइटी होना चाहिए, कौन कौन प्रकार के बीजा हम लगा सकत हन? अब ये बीजा ला कतका मात्रा में लगाए जा सकत है, यहूल जानना जरूरी है। और संगे संग में ये भी जानना है कि बीजोपचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर अगर कहूँ हम नर्सरी पद्धति से लगाना चाहन तो नर्सरी कैसे लगायल पड़ी, कतका दिन में यह लगाए के लिए खोजही, वो बतावत है, तुम देखो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी सारी किस्में विकसित की गई हैं पिछले कुछ सालों में, और उन किस्मों में से जो पूसा पर्पल की किस्में हैं वह मुख्यतः किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। वह पसंद बनने का कारण यह है कि वह विल्ट रोधी होने के साथ साथ अधिक उपज देने में सक्षम होता है। इसके अलावा कई सारी किस्में हैं, जैसे कि पंत ऋतुराज है, पंत सम्राट है, और छत्तीसगढ़ में भी कई तरीक़ों की किस्मों का जो है कि खेती की जा रही है। उनमें से काशी तरु का जो प्रदर्शन है पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला है। काशी तरु की अगर बात की जाए तो इसका उत्पादन लगभग 700 से 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेने में किसान सक्षम होते हैं। किसानों को इन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना चाहिए कि उन्हें हमेशा प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। प्रमाणित बीज जो होते हैं वह स्वस्थ होते हैं एवं कीट एवं बीमारियों रहित होते हैं, और बीज इसके लिए जो बीज की जो दर उपयोग में लाई जाती है वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी या जिसे गैर परागत किस्में कहते हैं, उनके लिए 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, एवं जो हाइब्रिड होते हैं F1 हाइब्रिड की जो किस्में होती हैं उनके लिए 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाई जाती हैं। इनको डायरेक्ट खेतों में बुवाई की जा सकती है बीजों के माध्यम से, या इनकी रोपाई की जा सकती है, जिनके लिए पहले नर्सरी तैयार की जाती है। लेकिन जब हम उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो वैज्ञानिक हमेशा ही यह सलाह देते हैं कि उन किस्मों की सबसे पहले सर्वप्रथम नर्सरी तैयार की जाए, और नर्सरी तैयार करने के बाद ही उन्हें खेतों में रोपाई की जाए। नर्सरी तैयार करने का मुख्य कारण यह होता है कि जो ऐसे जो बीज जनित रोग होते हैं या जो मृदा जनित रोग होते हैं उनसे बचाव किया जा सके, एवं छोटे पौधों को एक अनुकूल पर्यावरण मिल सके उनके विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। तो सबसे पहले बीजों को लगाने से पहले सबसे पहले बीजोपचार बहुत ज़रूरी है। बीजोपचार इस बात का ध्यान रखते हुए किया जाता है कि जो बीज जनित रोग हैं उनको और किसी भी तरीके से जो बीमारियों का संक्रमण है वह बीजों में ना आए, इसके लिए फंगीसाइड्स का उपयोग किया जाता है। फंगीसाइड्स में जैसे हम कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो सीड जो है उसका उपयोग करके किया जा सकता है। बीजोपचार करने के बाद ही नर्सरी में जो है पौधे तैयार करने चाहिए। अब तीसरिया महत्वपूर्ण आते संगवारी हो चाहे कोनो भी फसल बर होए वो है पानी के प्रबंधन। तो हमला कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना ये बहुत ज़रूरी हो गया है, काबर के भी पानी की समस्या बहुत है। तो एला पानी दे की विधि का बढ़िया है, एक बात जानना है। दूसर ये जानना है कि शुरू से नान की नर्सरी से लगाए से लेकर कर फरत फूलत तक ले पानी हमला कब कब देर लगी और कतका मात्रा में देर लगी, और संगे संग मौसम के हिसाब से भी पानी की मात्रा कैसे होना चाहिए, कैसे देना चाहिए, जानना जरूरी है ना। आवा देखथन। बैंगन की जो फसल है, जो हमारी खेतों में जब हमने इसकी रोपाई कर दी है, इसके बाद एक हल्की सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। मृदा में नमी का स्तर क्या है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसानों को, क्योंकि मृदा में नमी का स्तर क्या है इसी के आधार पर सिंचाई की ज़रूरत होती है। पौधों को कितने पानी की ज़रूरत है यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है।
पौधों में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि उनमें फूल आने की जो अवस्था होती है या फल लगने की जो अवस्था होती है, उस बीच में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और पानी देने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जो कि आजकल जो किसानों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा जो सलाह दी जाती है, किसान जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वह ड्रिप सिंचाई का माध्यम है। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पौधों को पानी देना सबसे सफल और सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है, इसके साथ साथ खरपतवार जो है वो नियंत्रित रहते हैं। इसके अलावा जो पानी है वह बूंद बूंद के द्वारा पौधों की जड़ों में पहुंचाई जाती है। पानी इसमें कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन उसमें जो ड्रिप सिंचाई है वह बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मृदा में जो है नमी का स्तर पर्याप्त बना रहता है। संगी हो ये हमारे जो भाटा के खेती है तेकर जानकारी है वो एक चर्चा तो चलते रही। आवा एक छोटे से संदेश फिर ले लेते। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब चौथैया बात जो नाथे बैगन के फसल बर वो ये कि एखर बर खातू के प्रबंधन हमला कैसे करना है, खातू कैसे डालना है, कौन कौन प्रकार के खातू डालना है, खातू दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है और ये खातू ला कैसे देना है जानना जरूरी है ना। और का नाम है, नाम ला घलो जानथन तो तू मना पेन कापी धर के बैठे बहुत जरूर लिखाओ एखर का नाम है और मात्रा। तो आओ देखिए खाद प्रबंधन बैगन के लिए। बैंगन की फसलों को कितनी खाद देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, यह बात निर्भर करती है कि किस तरीकों की किस्मों का चयन किया गया है एवं मृदा में उर्वरता का जो स्तर है वो कितना है, मृदा कितनी उर्वरक है या वहाँ की जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु क्या है। तो इन सब बातों पर यह निर्भर करता है कि किस तरीकों की खाद प्रबंधन जो है इन फसलों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। किसान चाहे तो जैविक विधि के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों से जो भरपूर खाद है उनका उपयोग करके भी अधिक उपज ले सकता है। इसके अलावा जो अजैविक खाद होते हैं जिन्हें फर्टिलाइज़र कहा जाता है, उनकी जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं किसानों को अपने खेतों में उपयोग करने के लिए, वह 150, 100 और 50 के अनुपात में NPK का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक शब्द होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंतर्गत केवल जैविक खाद ही नहीं, जैविक खाद, अजैविक खाद, बायो फर्टिलाइज़र, बायो स्टिमुलेंट, फॉलियार न्यूट्रिशन,
को सही मात्रा में एवं सही तरीके से संयोजन करके उनका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा खाद जो है पौधों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। अच्छी विकास के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए खाद जो है सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है पौधों के लिए। इसके लिए जब हम ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खाद को पौधों तक पहुंचाते हैं तो उनमें ड्रिप सिंचाई के माध्यम से कई स्तर पर खाद जो है पौधों को प्रदान किए जा सकते हैं। जैसे कि रोपाई के 10 से 12 दिन के बाद जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उनमें सबसे पहले सर्वप्रथम NPK जो घुलनशील खाद होता है 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 12-61-0 दिया जाना चाहिए। इसके बाद रोपाई के बाद जब पौधे लगभग 25 से 30 दिन के हो जाते हैं उस बीच में NPK घुलनशील खाद जो होती है वह 19-19-19 की मात्रा में दी जानी चाहिए 3 किलो प्रति एकड़ की दर से। और जब पौधे लगभग 40 दिन के हो जाएं तो उस समय में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पौधों को लगभग 10 किलो यूरिया और 10 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वह दिया जाए ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। इसके अलावा जब पौधे थोड़े थोड़े अंतराल में, क्योंकि हम इनको पौधों को खाद दे रहे हैं, तो इनके बाद जब पौधे लगभग 75 दिन के हो जाए तो उस वक्त में यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें 2 किलो बोरोन युक्त जो खाद है वह दी जाए। इसके अलावा जब पौधे जो हैं लगभग 100 से 120 दिन के तैयार हो जाते हैं तो उस वक्त में लगभग 50 NPK जो घुलनशील खाद है वह देनी चाहिए। खरपतवार ऐसे होते जन हमार जतका मेहनत है तेकर बहुत अगन फल ला उमल ले जाते और हमार फसल ला नुकसान होते। तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए, एमा जो नींदा उंदा होए तेन ला कैसे हम ओकर नियंत्रण कर सकत हन, या ऐसे कौन कौन से काम करीन जेमा नींदा ज़्यादा होवे झन करे, जानना है ना? आवा। बैंगन की फसलों में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए काफ़ी सारी जो तरीके उपलब्ध हैं किसानों के लिए। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2 से 3 जो निराई गुड़ाई हैं वह लगभग की जाए पौधों में, और इसके अलावा समय समय पर मिट्टी चढ़ाई जानी चाहिए। मिट्टी चढ़ाई जाने की वजह से क्या होता है कि जो वायु का संचार है वह अच्छी तरीके से हो जाता है। गुड़ाई के माध्यम से जो पानी का जो अवशोषण है पौधों के द्वारा अच्छी तरीके से हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में काफ़ी तरीके के रसायन उपलब्ध हैं, जैसे कि जिन्हें हम हर्बिसाइड्स के नाम से जानते हैं, पेंडिमेंथलिन या इसके अलावा जो फ्लूक्लोरालिन है उसका उपयोग किया जा सकता है। और आजकल जो है आधुनिक तरीके से जिस हिसाब से खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है उसके लिए सबसे कारगर जो तरीका है वह मल्चिंग का तरीका है। इसके अलावा जो किसान भाई हैं वो सॉइल सोलराइजेशन की प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं। मल्चिंग का जो तरीका होता है वह सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि मल्चिंग में एक ब्लैक सिल्वर कलर की पॉलीथीन्स बिछाई जाती है बेड्स के ऊपर। जो बेड्स तैयार किए जाते हैं उनके ऊपर यह पॉलीथीन बिछाने का मकसद यह होता है कि मृदा में जो नमी है वह पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। इसके साथ साथ जो खरपतवार है उनकी वृद्धि ना हो सके और जो संघर्ष है पौधों के बीच में और खरपतवारों के बीच में वह पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। इससे पूरा सारा पोषक तत्व जो मृदा में उपलब्ध है वह पौधे आसानी से ले पाएंगे और खरपतवार की विकास पूरी तरीके से अवरोधित हो जाएगी। अब संगी हो जब हमारी फसल तैयार हो गए तो महत्वपूर्ण बात ये आते कि फसल ऐसे ढंग से तोड़े जाए तेमा एकर पौधा मन के नुकसान मत हो जाए और फल जौन है तौनों हाँ उहू हर बने सुरक्षित रहे, बाजार के जात ले बढ़िया ताज़ा रहे, बढ़िया हरियर रहे, कोनो मेले कुछ प्रकार के नुकसान मत हो जाए। एकर बर जरूरी कि अगर तोड़े के तरीका कैसे होना चाहिए, कैसे तोड़ना है और तोड़ के बाजार तक कैसे पहुंचाना है ना, जानना है ना? तो आवा सुनी जी बतावा थे तुमने देखा। बैंगन की जो किस्में होती हैं उनके आधार पर बैंगन की जो तुड़ाई है वो निर्भर करती है। कई किस्मों पर इनकी तुड़ाई लगभग 45 से 50 दिन पर निर्भर करती है। कई किस्मों पे इनकी तुड़ाई 90 दिन के बाद जाती है। कई किस्मों पे इनकी जो तुड़ाई है वह लगभग 100 दिन से स्टार्ट होती है, 100 दिन से इनकी शुरुआत हो जाती है तुड़ाई की। लेकिन अगर एक औसत माना जाए तो लगभग 80 से 90 दिन के बीच में इनकी तुड़ाई शुरुआत हो सकती है, इनकी तुड़ाई की जा सकती है। इनकी तुड़ाई जब हम लेते हैं तो लगभग इनकी तुड़ाई 15 से 20 तुड़ाई से हम उत्पादन ले सकते हैं और एक तुड़ाई के बाद जो दूसरी जो तुड़ाई होती है उनके बीच का जो दिनों का अंतर होता है वह लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का होना चाहिए। तुड़ाई करने पर उसके बाद जो फल हैं उन्हें मुख्यतः टोकनियों पर रखा जाता है, टोकनियों पे पैक करके उनके रखा जाता है। अगर
पास के बाज़ारों में इनको भेजना होता है, इन्हें बेचना होता है, तो इन्हें मुख्यतः तुरंत टोकनियों के माध्यम से बाज़ार तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर लंबे समय तक इन्हें थोड़े दिनों रख कर बाज़ार में पहुंचाना है तो यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी पैकिंग है वह गनी बैग्स में की जाए, ताकि इससे जो है इनमें सड़ने की समस्या या ख़राब होने की समस्या या इनमें इनके गुणों में काफ़ी जो प्रभाव आएगा वह ना आए और इनकी गुणवत्ता जो है पर्याप्त बनी रहे, पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। इसके अलावा जो एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ होती हैं उनकी जो औसत उपज है वह लगभग 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है, जबकि यह हाइब्रिड जो किस्में होती हैं F1 हाइब्रिड उसमें 60 से 65 या किसी किस्मों के आधार पर 65 से 70 टन प्रति हेक्टेयर जो इनका औसत उपज है वह आता है। तुड़ाई कब की जाए, यह एक अवस्था होती है जब पौधे पूरी तरीके से चटक एवं गहरे रंग के हो गए हैं। फलों का रंग उनका किस तरीके से है, फलों का आकार किस तरीक़ों से विकसित हुआ है, सर्वश्रेष्ठ आकार जब वो प्राप्त कर लेते हैं उस वक्त तुड़ाई सबसे अच्छी तरीके से की जानी चाहिए। तुड़ाई के लिए पौधे या फल जो हैं वह तैयार हैं या नहीं, इस बात का अनुमान मुख्यतः फलों को दबाकर जो किनारे की सतह है उस पर दबाकर भी देखा जा सकता है। अगर फलों में अगर दबाने पर जो है उसकी जो फलों की सतह है वह वापस आ जाती है, बाउंस बैक करती है, इसका मतलब जो है फल अभी पूरी तरीके से पके नहीं हैं और तुड़ाई के लिए तैयार नहीं है। संगी हो, ये तो रही कि बैगन के आधुनिक ढंग से खेती करके कैसे हम उपज बढ़ा सकत हन एकर जानकारी। अब बेरा है संगी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत के, आवा ओकरो मजा ले लीन। हिंगलाज जाबोगा चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, हिंगलाज जाबो ना चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, हिंगलाज जाबोगा चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, हिंगलाज जाबो ना चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबोगा, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबोगा, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, माँ के दर्शन पाबोगा, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, माँ के दर्शन पाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना। होली दे के वाड़िया दरस दे दे माया मोर, दे माया मोर दरस दे दे माया मोर, होली दे के वाड़िया दरस दे दे माया मोर, दरस दे दे माया मोर, दरस दे दे माया मोर, आए हवा से उगा तुम्हार, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना, हिंगलाज जाबो ना, चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना। लोटिया में पानी उधर के पंडा बाबा आवते, पंडा बाबा आवत मैया पंडा बाबा आवते, लोटिया में पानी उधर के पंडा बाबा आवते, पंडा बाबा आवत मैया पंडा बाबा आवते, सोने के थारी में मैया के आरती उतारते,
उतारत मैया के आरती उतारत सोने के थारी में मैया के आरती उतारत आरती उतारत मैया के आरती उतारत डंडा वो शरण पैयाला चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना हिंगलाज जाबो ना चलो लंगुरवा भैया माँ के द्वार जाबो ना। मजा आ गया ना संगवारी हो गीत और संगीत में और भाटा के आधुनिक खेती के जानकारी में। तो संगी हो आज के बताए हिसाब से तुमन वैगन के खेती करो, खूब कमाओ और अवैया दरी बर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।